अकाउंटेंसी में कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि सीबीएसई में भी जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर भी ये इंक्लूड है अभी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इसमें से कुछ प्रिंसिपल्स जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल है इसके अंदर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, फिर है इसके अंदर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और फिर आता है इसके अंदर हिस्टोरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट, फिर आता है इसके अंदर एक्रूअल बेस्ड कॉन्सेप्ट, और फिर इसके अंदर आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो आज हम एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द ट्रांजेक्शंस बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको अलग अलग रखना है। हमको बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को एक साथ नहीं रखना है, दोनों को अलग अलग रखना है। उनकी ट्रांजेक्शन्स भी हमको मिक्सअप नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है मिक्सअप? भाई दोनों बिजनेस है, वो तो बिजनेस में काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं ना हम। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, तो हमको क्यों नहीं करनी है मिक्सअप? हमको इसलिए मिक्सअप नहीं करनी है, मान लीजिए कि बिजनेसमैन ने अपने घर का कोई काम है, कोई पर्सनल काम के लिए उसने पैसे निकाले, पैसे करे, कुछ भी उसने अपने अपने पर्सनल काम में करे उसने, चलिए मान लीजिए, ठीक है। तो फिर उसकी ट्रांजेक्शन अगर वो बिजनेस की बुक्स में करता है तो बाद में वो मिक्सअप हो जाएगी। वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन भी उसके अंदर करेगा, अपने घर की भी उसके अंदर करेगा, तो दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमको दोनों को अलग अलग रखना पड़ता है। यही हमारे एक कॉन्सेप्ट कहता है। तो दोनों की ट्रांजेक्शन हम अलग कर लीजिए। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक सोहन है और उसने सोहन एंटरप्राइजेस खोला है। तो सोहन जो ट्रांजेक्शन्स करेगा वो सोहन के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेगा बिजनेस में, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। तो इसके अंदर एग्जांपल है कि सोहन कमेंस्ड अ बिजनेस विथ ₹50,000। तो सोहन ने 50,000 रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट करा है। कमेंस मतलब बिजनेस स्टार्ट करना होता है। तो 50,000 जब उसने स्टार्ट करा तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000। अब आप बोलोगे कि ये कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? तो कैश अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले वाली मैं वीडियो में बता चुका हूँ, जब हमने रियल अकाउंट्स पढ़े थे तो उसके अंदर हमने 3 गोल्डन रूल्स में पढ़ा था कि जब रियल अकाउंट में कोई भी चीज़ आती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैश हमारा आया है। अब आप बोलेंगे कि हमारे पास तो कैश आया नहीं, सोहन ने तो कैश दिया है। हमको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, हमको सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस के पास पैसा आया है तो कैश अकाउंट उसने बिजनेस की बुक में अपने डेबिट करा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलेंगे कि कैपिटल अकाउंट क्यों करा हमने सोहन का नाम क्यों नहीं लिखा इसके अंदर, कैपिटल अकाउंट क्यों करा? तो यही फर्क होता है जब कोई बाहर का बंदा हमारे बिजनेस में आके पैसा लगाता है और जब हम बिजनेसमैन ही बिजनेस में अपने पैसे लगाते हैं। तो बिजनेसमैन जब पैसा लगाता है तो कोई भी पैसा जब वो लगाएगा तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो इसलिए बिजनेस के ऊपर ये लायबिलिटी, तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, मतलब कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। तो जब हमारी लायबिलिटीज बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया 50,000 से। तो इससे हमको पता चल गया कि हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और हमेशा बिजनेसमैन और बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स अलग अलग रखनी है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, जो उसका पार्ट फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का, ये समझ में आ गया होगा, जो कि था हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट फर्स्ट जो है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और इसी के साथ यहाँ पे वीडियो एंड होती है। अगले पार्ट में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम सीखेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वो हम अगले पार्ट में सीखेंगे और आज हमने सीखा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 2, जिसके अंदर हम सीखेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता क्या है? इट स्टेट्स दैट a business should record it only at transactions that can be defined in the form of money. This means कि बिजनेस को हमेशा वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जिसको कि हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यानी कि मनी में मेज़र करने वाला कॉन्सेप्ट। अगर कोई सी भी ट्रांजेक्शन है जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में नहीं लिखेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि समझ लीजिए इसको एक एग्जांपल के ज़रिए। बिजनेस में किसी आपस में पार्टनर्स की लड़ाई हो गई, ठीक है, एक ने दूसरे को चाटा मारा तो उसका लॉस हुआ, वो चला गया पार्टनर छोड़ के, लेकिन वो ये तो लिखेगा नहीं बुक्स में। तो इसके अंदर हमको सिर्फ क्वांटिटी लिखनी है, उन चीज़ों को लिखेंगे जो हम मनी में मेज़र कर सकते हैं।
जैसे कि हमने एसिड बेची हमने 25,000 की, तो हम उस ट्रांजेक्शन को हम लिखेंगे अपनी बुक्स के अकाउंट में, क्योंकि हम इसको मनी में मेजर कर सकते हैं। अगर किसी ने चाटा मार दिया किसी को, तो हम उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो हम उस ट्रांजेक्शन को नहीं लिखेंगे, वो एक्चुअल हमारी कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है पूरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट सेकंड समझ में आया होगा। ये था हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 2 जो कि था हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, वो यहीं पे ख़त्म होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का अगला पार्ट देखने के लिए हमारा जो कि होएगा हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, उसके लिए आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 3। इसके अंदर हम पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता क्या है? इट स्टेट्स दैट द बिजनेस हैज़ इट्स परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कंटिन्यूइंग लाइफ एग्जिस्टेंस। मतलब बिजनेस की अपनी एक कभी ना ख़त्म होने वाली और कंटिन्यूइंग चलने वाली एक अपनी लाइफ एग्जिस्टेंस होती है। जैसे कि हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। इट मीन्स कि बिजनेस भी अपना एक पर्सन होता है, तो बिजनेस की भी अपनी एक लाइफ होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे समझ लीजिए कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? मतलब कि सिर्फ एक अकेला बंदा चला रहा है बिजनेस को। जैसे दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, वैसी। तो उसके साथ अगर उसके अंदर अगर एक ने एक दुकान खोली है, तो वो चाहेगा कि उसका बेटा भी उस शॉप को चलाए, उस बिज़नेस को आगे बढ़ाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस बिज़नेस को बंद नहीं होने देगा, उस बिज़नेस को चलते रहने देना चाहता है वो। तो उसका बेटा भी चाहेगा कि अपने बेटे से कि वो भी आगे बढ़ाए इस बिज़नेस को, और ऐसे ही बिज़नेस चलते रहता है। और जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उसके अंदर एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, वो बिज़नेस को बंद नहीं होने देते, वो बदलते रहते हैं एमडी सीईओ सब, लेकिन बिज़नेस बंद नहीं होता है। तो इससे क्या पता चला हमको कि बिज़नेस की अपनी एक परपेचुअल लाइफ होती है, मतलब कि कभी भी ख़त्म नहीं होता बिज़नेस। अगर एक बार खुल गया तो वो चलते ही रहेगा बिज़नेस, उसके बाद में बंद नहीं होएगा। यही हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है। हम ये मान के चलते हैं कि बिज़नेस की लाइफ कभी भी ख़त्म नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है। जैसे कि बिज़नेस अगर कोई खुला है तो उसको मॉडिफाइड हम करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन उसको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि बिज़नेस एक बार खुल गया तो उसकी लाइफ अनलिमिटेड है, मतलब परपेचुअल सक्सेशन है, कहीं भी वो बंद नहीं होएगा। तो बस यही था हमारा आज का पार्ट 3 गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आएगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट होएगा, उसके अंदर हम करेंगे अकाउंटिंग पीरियड, तो 4th। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 4, जिसके अंदर कि हम सीखेंगे अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड होता क्या है ये? इट स्टेट्स दैट द बिजनेस लाइफ शुड बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स सो दैट बिजनेस कैन इजीली आइडेंटिफाई इट्स प्रॉफिट लॉसेस एंड रेवेन्यूज। अकाउंटिंग पीरियड होता है, ये हमारा कहता है कि बिजनेस की लाइफ को जो है वो टुकड़ों में बांट देना चाहिए, जिससे कि बिजनेस अपने प्रॉफिट लॉसेस और एक्सपेंसेस को इजीली आइडेंटिफाई कर सके। अब जरूरत क्यों है हमको इसको अलग अलग पार्ट्स में बांटने की? बिजनेस है, बिजनेस की लाइफ उसको चलती रहने देना चाहिए पूरे साल, मतलब जब तक हमारा एंड ना हो, तो एंड में आके बैलेंस शीट बना ले हम। बीच में क्यों बना रहे हैं बार बार? वो इसलिए क्योंकि ना ही किसी ओनर के अंदर इतना पेशेंस होता है, और ना ही किसी गवर्नमेंट के पास, कि वो तुम्हारे लिए बैठे रहे सालों साल और तुम्हारी बैलेंस शीट जब आए वो जब देखे। उससे पहले ही वो बीच बीच में बनाते रहते हैं अपने बैलेंस शीट, जिससे कि उनको पिछली अपने परफॉर्मेंस को भी कंपैरिजन कर सके बिजनेस, और अपनी परफॉर्मेंस को और भी आगे अच्छा कर सके। तो हमारा बिजनेस है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है अपने पीरियड्स को। जैसे कि इंडियन फाइनेंशियल ईयर जो कि स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को, जो खत्म हो जाता है। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक राम है और एक श्याम है। तो राम जो है अपने बिजनेस की जो बैलेंस शीट बना रहा है वो बना रहा है 5 साल बाद, और जो श्याम है वो बिजनेस का उसका भी 5 साल का ही है, लेकिन वो हर साल अपनी बैलेंस शीट बना रहा है। और उसका बिजनेस जब एंड में देखी दोनों ने, तो जो श्याम का बिजनेस था वो राम के बिजनेस से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था। क्यों? क्योंकि जो श्याम जो था वो अपनी बैलेंस शीट हर साल के एंड में बना रहा था, तो इस हिसाब से वो हर पीरियड के एंड में बना रहा था, तो उसको अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस साफ साफ दिख रहे थे, वो कंपैरिजन कर पा रहा था, और उसका बिजनेस अच्छा चल पाया, और उसने अपना बिजनेस भी एक्सपेंड कर लिया। लेकिन जो राम था वो 5 साल के बाद बना रहा था, तो बैलेंस शीट में ना ही वो एक्सपेंसेस पहचान पा रहा, ना ही रेवेन्यू पहचान पा रहा, और उसकी सारी जो ट्रांजेक्शन थी वो कंफ्यूज हो गया। तो यही हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि हमको बिजनेस को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देना चाहिए, जिससे कि आसानी हो उसको कंपैरिजन करने में और प्रॉफिट और लॉस निकालने में और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में।
तो आई होप आपको ये पार्ट 4 कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का समझ में आया होगा, जो कि था हमारा अकाउंटिंग पीरियड। और नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा 5th पार्ट होएगा वो होएगा हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 5th जो कि है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता क्या है ये? इट स्टेट्स दैट द बिजनेस शुड रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एट इट ओरिजिनल कॉस्ट, नॉट एट इट मार्केट प्राइस। मतलब कि क्या है कि बिजनेस को अपनी ट्रांजैक्शंस अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखनी है, उसको मार्केट प्राइस पे नहीं लिखनी है। मतलब इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे किसी बिजनेस ने 50,000 रुपये का लैंड और बिल्डिंग खरीदी है 2017 में, और अब उसकी वैल्यू है 1,00,000 रुपये। तो वो क्या अपनी बुक्स में उसको 1,00,000 रुपये का लिख देगा? नहीं, उसको 1,00,000 का नहीं लिखेगा, उसको 50,000 का ही लिखेगा। मतलब क्या कहने का कि हमको उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखनी है, चाहे वो एसेट्स हो चाहे लायबिलिटीज हो, चाहे उसके बाद में वो अब चाहे जितनी मर्जी बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, लेकिन हमको अपनी बुक्स की बैलेंस शीट में क्या दर्शाना है, उसको उसी कॉस्ट प्राइस पे, उसी ओरिजिनल प्राइस पे जिस पे हमने उसको खरीदा होगा या बेचा होगा। लेकिन इसकी एक लिमिटेशंस भी है, इसकी लिमिटेशन भी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हर जगह काम नहीं करता। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एसेट्स है जिसकी वैल्यू है 50,000 रुपये और उसकी डेप्रिशिएशन लग रही है उसके ऊपर 10-10% रुपये, 10-10%, तो फिर हर साल उसकी वैल्यू एक जैसी नहीं आएगी। तो इसके ऊपर ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। तो इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 5th जो कि था हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 6 जो कि होगा हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का पार्ट 6 जो कि है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता क्या है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट states that the every business transactions have two aspects, one is credit and second is debit। मतलब क्या है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो भी कोई बिजनेस की होती है उसके अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। अगर कोई चीज़ जाएगी तो कोई चीज़ आएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास हर ट्रांजैक्शंस के दो दो चीज़ें, दो दो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो चलिए फिर इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास कि राम एंटरप्राइजेस ने फर्नीचर खरीदा है 50,000 रुपये का। तो इसकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000 रुपये। तो मतलब कि दोनों जगह इफेक्ट पड़ा, एक हमारे पास एसेट आया और दूसरा हमारा एसेट कम भी हो गया। तो दो जगह हुआ इसका ट्रांजेक्शन का इफेक्ट, एक कैश पे और एक फर्नीचर पे। फर्नीचर हमारा बढ़ गया, एसेट्स हमारी बढ़ गई, और दूसरी एसेट जो कि हमारी कैश थी वो हमारी घट गई। तो हमको पता चलेगा कि दो इसके इफेक्ट होते हैं हर ट्रांजेक्शन्स के। इसके साथ ही इसके अंदर एक और चीज़ आती है, वो आती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि होती है हमारी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या फिर इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। मतलब क्या है कहने का कि ऑनर्स की जो कैपिटल होती है वो जो होती है जब हम अपनी एसेट्स में से सारी की सारी लायबिलिटीज दे देते हैं, तो जो बची हुई होती है हमारे पास कैपिटल होती है। अगर वो कैपिटल हमारी ज़्यादा आ रखी होगी तो हम क्या बोलेंगे? उसको प्रॉफिट बोलेंगे। अगर वो कम आ रखी होगी तो उसको हम लॉस बोलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कैपिटल जो होगी ये वो वाली कैपिटल नहीं है कि जो बिजनेसमैन लेकर आया। मतलब अगर बिजनेसमैन ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई तो प्रॉफिट जो होएगा वो नहीं माना जाएगा। जो हमारा लायबिलिटीज को पे करने के बाद जो बचेगा हमारे पास एसेट्स, वही हमारी कैपिटल की प्रॉफिट मानी जाएगी अगर ज़्यादा रखा हुआ। तो बस यही कहता है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कि हर ट्रांजैक्शंस के होते हैं दो एस्पेक्ट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट। और अगला पार्ट जो कि हमारा होगा पार्ट 7, उसके अंदर हम करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 7 जो कि हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता क्या है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट व्हेन एन इवेंट टेक्स प्लेस और अ ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू इट्स कॉन्सिक्वेंसेस आर बाउंडेड टू बी रिकॉर्डेड। मतलब क्या है कहने का कि जब भी कोई घटना घटित होगी या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको तभी लिखना है। यही कहता है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो चलिए फिर इसको एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, उसने 1,00,000 रुपये बोरो किए हैं, मतलब कि उधार लिए हैं 15% इंटरेस्ट के तौर पे। 1 जनवरी 2017 को उसने बोरो करे हैं 1,00,000 रुपये 15% के हिसाब से। तो 15% जो है उसका इंटरेस्ट बना उसका 15,000 रुपये। और जो 15,000 रुपये हैं वो उसने पे करे हैं अगले ईयर, मतलब कि नेक्स्ट ईयर। लेकिन जब वो इस ईयर की अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, तो उसके अंदर वो अपना इंटरेस्ट जो है वो दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा?
वो दिखाएगा इसी ईयर में 2017 में ही दिखाएगा। तो यही कहता है हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी चीज़ हमारी कैश में हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन या फिर वो इवेंट इसी साल हो रहा है, तो उसको हम इसी साल में लिखेंगे उसकी ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट होएगा। यानी कि जो 15,000 रुपये जो इंटरेस्ट था हमारा जो 2017 का था, जो हमने उधार लिए थे 1 लाख रुपये, जो 15,000 रुपये उसके ऊपर इंटरेस्ट आया था, वो हम इसी साल लिखेंगे। हालांकि हम उसको पे कब कर रहे हैं, उसको हमने पे करा है कैश में 2018 में, नेक्स्ट ईयर में, लेकिन हम उसको लिखेंगे इसी साल। यही कहता है हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट। इसको एक और एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे कि हमको 1 जनवरी को ऑर्डर मिला किसी भी चीज़ को सेल करने का, लेकिन 2 जनवरी को हमको एडवांस मिला और 6 जनवरी को हमने उसको दे दिया गुड्स को। तो फिर हम इसकी ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट होएगा वो कब लिखेंगे? हम इसकी ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट होएगा वो हम लिखेंगे 6 जनवरी को, जब हम गुड्स उनको दे चुके होंगे। तो यही है हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि जब भी कोई इवेंट होएगा हम उसको जब ही एंटर करेंगे अपनी बुक्स के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 7, जो कि था हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट पार्ट जो कि होएगा हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट, उसके पार्ट 8 जो कि हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है बिजनेस का, वो प्रॉफिट गेन करना होता है। तो प्रॉफिट जब हम निकालेंगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमको सही रेवेन्यू और सही कॉस्ट पता होनी चाहिए, जब भी हम उसका प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो बस इसीलिए हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज द एक्सपेंसेस अगेंस्ट द रिलेटेड रेवेन्यूज। मतलब क्या है कहने का कि जो हम एक्सपेंसेस लेंगे वो हम रिलेटेड रेवेन्यू ही लेंगे, मतलब कि उसी पीरियड के रेवेन्यू से ही रिलेट करता हुआ लेंगे हम। ये कुछ हमारा जो हमने अकाउंटिंग पीरियड पढ़ा था उससे रिलेट करता है, इसका बेस है अकाउंटिंग पीरियड जो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में। तो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमको उसी ईयर के उसी पीरियड के कॉस्ट या फिर एक्सपेंसेस लेने हैं जिस ईयर के हमने रेवेन्यू देखे हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे समझ लीजिए कि हमने 20 बुक खरीदी हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो 100 रुपये पर बुक है। मतलब कितनी होगी टोटल कॉस्ट हमारी? 20 बुक्स खरीदी, 100 रुपये ईच, मतलब कॉस्ट हो गई हमारी टोटल 2000 रुपीज़। और 2019 में खरीदी है हमने, ठीक है। अब 2019 में हमने वो 10 बुक्स बेच दी, कितने रुपए में? 150 रुपीज़ ईच। मतलब कि 10 बुक्स जो हमने बेची 150 रुपीज़ ईच की, तो कितने रुपए होगा टोटल उसके? 1500 रुपीज़। और हमारी कॉस्ट अब जो हम लेंगे वो हम उन 20 बुक्स की नहीं लेंगे, हम सिर्फ 10 बुक्स की लेंगे, क्योंकि हमने बेची कितने हैं 2019 में बुक्स? हमने जो बुक्स बेची हैं वो 10 बुक्स बेची हैं, तो हम कॉस्ट भी 10 बुक्स की लेंगे। तो 10 बुक्स 100 रुपये ईच की जब कॉस्ट होएगी तो कितने रुपए हो जाएंगे उसके हो जाएंगे हमारी 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ की कॉस्ट हो गई और 1500 के हमारा रेवेन्यू हो गया। अब हमारा प्रॉफिट कितना होएगा फिर? अब प्रॉफिट होएगा हमारा 1500 माइनस, मतलब कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू में से हमने कॉस्ट माइनस करेंगे तो रेवेन्यू था हमारा 1500 और कॉस्ट कितनी आई हमारी? 1000 रुपीज़। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 500। तो यही कहता है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कि जिस ईयर का हम रेवेन्यू लेंगे उसी के अगेंस्ट हम उसकी कॉस्ट भी लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हमने रेवेन्यू लिया 2019 का और हमने कॉस्ट ले ली उसकी 2020 की, ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 8, जो कि था हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होएगा वो होएगा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव्स या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव। चलिए फिर शुरू करते हैं आज कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 9, जिसके अंदर हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हमारा होता क्या है? कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट सेट्स दैट वी शुड एंटिसिपेट ऑल द लॉसेस बट वी शुड नॉट एंटिसिपेट ऑल द फ्यूचर इनकम। मतलब क्या कहने का कि इसके अंदर जो अकाउंटेंट है वो डरपोक बन के रहना चाहिए। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके अंदर हमको डरपोक बन के रहना है। मतलब क्या है कि हमारा अगर फ्यूचर में कोई भी लॉस होएगा तो हम उसको तो लिखेंगे अपने अकाउंट में, लेकिन जो भी हमारा प्रॉफिट होने वाला होगा, जो कि हुआ नहीं है लेकिन हमको आशंका है कि इन फ्यूचर होएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं।
अगर हमारे पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, हम सोच रहे हैं कि अभी 2019 में उसकी वैल्यू 50 लाख है और हम सोच रहे हैं कि आगे जाके उसकी 1 करोड़ हो जाएगी वैल्यू 2020 में, और हम 2019 में ही उसको लिख दे रहे हैं 1 करोड़ की वैल्यू, तो वो गलत है। और उसको सोच के हम पार्टी कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारी तो अब लैंड बिकेगी 1 करोड़ की अगले ईयर, और हम पार्टी कर रहे हैं, चलो भाई पार्टी कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, 1 करोड़ तो आ ही जाएंगे। लेकिन अगले साल उसका वो फायदा नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि हमको प्रॉफिट नहीं लिखना है, लेकिन लॉसेस जरूर लिखने हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेड लॉसेस होंगे इन फ्यूचर। मतलब कि जैसे कि अगर हमने कोई डेटर्स हैं हमारे, मतलब कि लेनदार हैं, मतलब कि उनसे हमको पैसा आना है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि भैया शाम है, हमको जो पूरे पैसे आने थे टोटल डेटर्स से वो आने थे हमको 50,000 रुपये, लेकिन ये शाम है, ये 5,000 रुपये हमको नहीं देगा, ऐसा हमको आशंका है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिख के डाल देंगे। इसलिए हम प्रोविजंस बनाते हैं जिससे कि हमको फ्यूचर के लॉसेस जो भी कुछ होने वाले हैं वो हम अभी लिख लें। हालांकि वो पता नहीं आगे जाके होए या ना होए, लेकिन हमको आशंका जरूर है कि होएगा जरूर। मतलब ये लॉसेस होएगा तो हम लॉस जरूर लिखेंगे, लेकिन प्रॉफिट नहीं लिखेंगे। तो यही कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कि हमको एंटिसिपेटेड लॉसेस को तो लिखना है, लेकिन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को नहीं लिखना है। अब क्यों नहीं लिखना है भाई? लिख दो प्रॉफिट, हमारा बैलेंस शीट बढ़िया आएगी, हमारी मार्केट में वैल्यू अच्छी होगी, लिख दो उसको प्रॉफिट को। क्यों नहीं लिखते हैं? वो इसलिए नहीं लिखते हैं कि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसके अंदर फिर इन्वेस्टर्स तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आके, लेकिन फिर क्या होएगा, फिर उनको बाद में पता चलेगा कि लॉसेस होते हैं तुम्हारी कंपनी में, तो तुम्हारी कंपनी में तो उतना प्रॉफिट होता ही नहीं जितना दिख रहा है। तो उससे क्या होएगा, फिर इन्वेस्टर्स की नज़र में तुम्हारी वैल्यू घट जाएगी और तुम्हारी कंपनी जल्द से जल्द डूब जाएगी। तो बस इसीलिए होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसीलिए हम लिखते हैं लॉसेस, एंटिसिपेटेड लॉसेस को, लेकिन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को नहीं लिखेंगे। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 9, जो कि था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। और नेक्स्ट पार्ट जो कि होएगा हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 10, जो कि है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में एक वर्ड आ गया है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी होता क्या है उसको समझने के लिए चलिए एक मूवी की क्लिप देख लेते हैं। इतना तो हम सोच के आए हैं, मार दो। नाम तो बता दो। कल थप्पड़ खाने आना, फिर बताएंगे। मतलब कि लगातार एक ही चीज को एक ही तरीके से बार बार करना, वो कंसिस्टेंसी का मतलब। तो अब आ जाइए मूवी से बाहर। तो ये तो हमारा मूवी में कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट। तो अब है हमारा अकाउंटेंसी में कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो चलिए फिर देखते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता क्या है हमारा, इट स्टेट्स दैट वी शुड फॉलो अ सेम रूल्स, सेम प्रैक्टिस या सेम मेथड ईयर बाय ईयर इन अकाउंटिंग। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमें अकाउंटिंग में सेम रूल्स, सेम प्रैक्टिसेस और सेम मेथड्स ईयर बाय ईयर फॉलो करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज 2019 में हमने एक मेथड लगाया, उससे प्रॉफिट निकाला, बैलेंस शीट बनाई, और फिर नेक्स्ट ईयर में हमने उस मेथड को चेंज कर दिया। जैसे कि हमारे पास डेप्रिसिएशन में मेथड्स होते हैं, एक होता है SLM और एक होता है रिटर्न डाउन मेथड। SLM मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम सीधे सीधे लगाते रहते हैं डेप्रिसिएशन, और रिटर्न डाउन मेथड में जो हमारे पास वैल्यू आती है एक डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, उसको अगले साल हम उस वैल्यू में से फिर माइनस करते हैं उसकी वैल्यू निकाल के डेप्रिसिएशन की। तो अगर हमने एक साल हमने फॉलो करा है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो नेक्स्ट ईयर हम उसको रिटर्न डाउन मेथड फॉलो नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा गलत प्रॉफिट माना जाएगा, हमारी बैलेंस शीट वो गलत मानी जाएगी। और ऐसे ही हमारे पास स्टॉक वैल्यूएशन के भी हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक होता है फीफो, एक होता है लीफो, एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। और जो फीफो मेथड जो होता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले खरीदा है उसको पहले बाहर निकालना है। और लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो लास्ट में खरीदा है उसको पहले बाहर बेचना है। तो इसके अंदर हमारे पास जो अलग अलग आएगी स्टॉक की वैल्यूएशन दोनों मेथड से। तो ऐसा नहीं करना है कि हमने एक साल हमने लीफो फॉलो करा, दूसरे साल हमने फीफो फॉलो करा, तो उससे हमारी स्टॉक की वैल्यूएशन गलत आएगी, जिससे कि हमारी एसेट्स गलत आएगी और फिर हमारी बैलेंस शीट ही गलत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। जब तक कि ICAI
या फिर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेंजेस नहीं होते हमारे रूल्स में या प्रैक्टिस में या मेथड्स में, तो तब तक हम एक ही रूल, स्ट्रेट लाइन या फिर कोई सा भी रूल हम फॉलो करते रहेंगे, मेथड को हम फॉलो करेंगे। तो बस यही होता है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 10 जो कि था हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट पार्ट जो कि होएगा हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 11। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन स्टेट्स दैट बिजनेस शुड रिपोर्ट all the necessary information related to its financial statement or relevant to its user। मतलब क्या कहने का कि बिजनेस को वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, नेसेसरी है हमारे यूजर्स के लिए, जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और हमको क्रेडिट देने के लिए, जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स में हमारे शेयर होल्डर्स भी आ गए, क्रेडिटर्स भी आ गए, सब आ जाते हैं जो भी कोई हमारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना चाहता है, हमारी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को, कि वो इन्वेस्ट करे, इन्वेस्टर्स भी इसी में आते हैं, इन्वेस्ट करे या ना करे इस कंपनी में, और क्रेडिट दे या ना दे, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए हमको क्रेडिट की भी ज़रूरत होती है और इन्वेस्टर्स की भी ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट को भी ज़रूरत होती है, और गवर्नमेंट भी हमारे स्टेक होल्डर्स में ही आ जाते हैं। तो अब इसके अंदर फुल डिस्क्लोजर हुआ। अब फुल डिस्क्लोजर किन किन चीज़ों को करना है हमको। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी ने चार्टा मारा तो हम वो भी लिख देंगे, जी नहीं, हमको ये नहीं लिखना है। जैसे कि हमने बताया था, हमको बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखनी है और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस लिखनी है जो कि हमारे उन सब यूजर्स के लिए रिलीवेंट होगी। तो इसके अंदर जैसे कि हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, डिस्क्लोज करेंगे हम। अगर कोई हमने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करा है वो लिखेंगे, स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड चेंज करा है वो लिखेंगे, अगर कोई हमने प्रिंसिपल्स चेंज करे हैं तो वो हम लिखेंगे फुट नोट में। हमने बैलेंस शीट बना ली, कोई चीज़ ओमिशन होगी, मतलब कोई चीज़ बच गई हमारी लिखना रह गई, तो उसको हम फुट नोट में दिखाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मिसलीडिंग मानी जाएगी, जो कि हमारे GAAP मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है हमारे, उसके अंदर हमको बोला गया है कि फुल डिस्क्लोजर भी हमको बताना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो भी हमको डिस्क्लोज करना है। हालांकि इनसे हमारी प्रॉफिट या लॉस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है बैलेंस शीट में, लेकिन हमको डिस्क्लोज करना है। क्यों डिस्क्लोज करना है? क्योंकि वो हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वही हमारे जो इन्वेस्टर्स से इन्वेस्ट करेंगे। अब जैसे कि हमारे कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है जिसकी वजह से कि हमारा जो कंपनी का प्रॉफिट है वो नहीं हो पाता है, जैसे कि अभी कोविड-19 आ गया है, उसकी वजह से लॉसेस हो रहे हैं बहुत सारी कंपनी को, तो वो भी हम फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, मतलब फुट नोट में हम लिखेंगे। तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 11 फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहे। तो अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।